गुड मॉर्निंग गाइस। तो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यानी कि हम लोग 5 मई से लेकर 12 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, जो कि हम लोग संडे टू संडे हम लोग पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं और पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रीन ऑस्कर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अवार्ड तो दिया गया है, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है? तो एक असम में सारस नाम का पक्षी पाया जाता है। सारस नाम का क्या है जो कि पक्षी पाया जाता है, जिसका नाम हरगिला है। क्या है? हरगिला करके ये पक्षी है, जो कि इनके संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है ग्रीन ऑस्कर, जिसे व्हाइटली गोल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पुरस्कार पूर्णिमा देवी को दिया गया है। और यहाँ पे एक नाम और लिखा हुआ है, आलोक शुक्ला। ये भी काफी ज्यादा चर्चित हैं क्योंकि इनको भी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2024 में। यानी कि गोल्ड मैन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। गोल्ड मैन पुरस्कार इनको 2024 का दिया गया है। और गोल्ड मैन पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबल के भी नाम से जाना जाता है, तो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है और ये काफी ज्यादा चर्चित हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि असम की कंजर्वेशनलिस्ट है डॉक्टर पूर्णिमा देवी हैं, जो कि इनको ग्रीन ऑस्कर जिसे व्हाइटली गोल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। और आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हैं पूर्णिमा देवी बर्मन जी और ये है सारस हरगिला पक्षी जो कि असम में पाया जाता है। तो इसके संरक्षण के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया। यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि किस देश ने दुनिया का पहला मिशन चांग-ई 6 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। अब चंद्रमा पर ये मिशन तो भेजा है, लेकिन इसका मकसद क्या है? तो जो चंद्रमा पर ये लैंड करेगा ये मिशन चांग-ई 6, तो वहां से मिट्टी जो चीजें हैं वो इकट्ठा करके वापस लेकर आएगा। तो उस पर ये जानकारी उस पर देखी जाएगी कि वहां की चीजें उपयोगी है या नहीं। तो इसके जरिए चीन ने चांग-ई 6 जो कि मिशन लॉन्च किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिशन भेजा है। यानी कि इसी के सहयोग से पाकिस्तान ने भी एक मिशन को लॉन्च किया है चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए, जिसका नाम IQ करके है। अब ये चंद्रमा पर जाएगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि वहां की चीजों की सेल्फी लेकर आएगा, फोटो वगैरह खींचकर लेकर वापस आएगा। तो ये पाकिस्तान ने भी इस मिशन को लॉन्च किया है चंद्रमा के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे कि चाइना ने चांग-ई 6 प्रोब वर्ल्ड यानी कि दुनिया का पहला मिशन लॉन्च किया है, जिसके जरिए वो चंद्रमा से मिट्टी जो वहां की इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सब इकट्ठा करके लेकर वापस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरा इमेज भी देख पा रहे होंगे कि चांग-ई 6 जो कि अमेरिका ने लॉन्च किया है चंद्रमा पर, ठीक है। वहां की मिट्टी वगैरह कलेक्ट करके लेकर वापस आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप तीसरा इमेज भी देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान ने भी तो चाइना के सहयोग से एक मिशन लॉन्च किया है और इसी के सहयोग से भेजा है IQ करके। तो वहां पे क्या होगा कि ये फोटो कलेक्ट करके आएगा, फोटो कलेक्ट करके लेकर आएगा, वहां से फोटो खींच कर लेकर आएगा, इसका मतलब, ठीक है। इसका मकसद ये है, फिर ये वापस आएगा। तो एक्स्ट्रा जानकारी वही चीज लिखी है जो अभी हम लोगों ने चर्चा करी है, ठीक है, ठीक है। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो बीजिंग यहाँ की राजधानी है, शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति हैं, और मंदारिन यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और मैप में भी आप देख पा रहे कि ये रहा चाइना, जो कि लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और भूटान के भी साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ, ठीक है। अब कुछ मिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्वेश्चंस, जो कि हम लोग एक नजर क्विक रिवीजन के तौर पर चर्चा करेंगे। यानी कि DRDO ने एक अग्नि प्राइम नामक नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है 2024 में, ठीक है। उसके बाद इसरो अपने गगनयान मिशन के पहले अंतरिक्ष में व्योमित्र नाम से एक महिला रोबोट को भी भेजा है। यानी कि जो गगन मिशन है वो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उसके पहले व्योमित्र नाम का एक रोबोट जो कि इसरो ने भेजा है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि अमेरिका की एक निजी कंपनी है जिसका नाम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस है, जिसे 2024 में 8 जनवरी को चंद्रमा के लिए मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान जो कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बन गया है। और चौथा देश की बात करें तो भारत बना है, जो कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 जब इसने लॉन्च किया था भारत ने, जो कि सफलतापूर्वक
सफल भी हो गया था, तो चौथा देश बन गया था। और इसके क्योंकि जापान ने 6 सितंबर 2024 को मित्सुबिशी रॉकेट के साथ चंद्रमा पर मून स्नाइपर नाम का मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। और इसके बाद भारत की बात करें तो भारत जो कि चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया था और दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना था, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में। जो कि इसे लॉन्च कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 23 होना चाहिए, 2023 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा, तो भारत करेगा। लेकिन भारत में ये कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन, तो गुवाहाटी में किया जाएगा, गुवाहाटी में किया जाएगा इसका आयोजन, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2025 के लिए BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का होस्ट कर रहा है भारत, ठीक है। और इसके बाद अगला है कि इससे पहले 2008 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप जो कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था और ये दूसरी बार है जो कि इसका आयोजन भारत कर रहा है। और 2008 में जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था तो उसमें साइना नेहवाल ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीता था और ये पहली भारतीय महिला भी बनी थी। झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया है तो HDFC लाइफ ने, तो इसका हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे होंगे कि HDFC लाइफ लॉन्च नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया है, ठीक है। यानी कि HDFC ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया जिसका उद्देश्य अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन बीमा खरीद को सरल और तेज करेगा, ठीक है। अगला है कि कैसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो मौसमी चक्रवर्ती को, तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि मौसमी चक्रवर्ती जो कि ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है और इनका स्थान ग्रहण करेंगे तो वसुधा गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जो आग बुझाने का काम करते हैं तो उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई 1999 को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, तब से ये मनाया जाने लगा है। आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हम लोग एक नज़र के रिवीजन के तौर पर रिवीजन करेंगे। यानी कि इंडियन आर्मी डे की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल जियोग्राफिक डे 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट डेज हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के कच्छ अजरक को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो गुजरात के कच्छ अजरक को जीआई टैग दिया गया है। और ये कच्छ अजरक ये क्या है, तो ये जो साड़ियों में प्रिंट होता है तो ये उसके लिए ये जीआई टैग दिया गया है। ये आप देख पा रहे कि जो कपड़ों में कढ़ाई होती है, जो प्रिंट होती है, तो उसके लिए ये इसको कच्छ अजरक है ये, तो इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। अब हाल ही में कुछ जीआई टैग प्रदान किया गया है 2024 में, यानी कि गुजरात के कच्छ के देसी खजूर की किस्म कच्छी खारिक को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। और उड़ीसा राज्य की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग दिया जा चुका है। और असम के माजुली पांडुलिपि पेंडिंग को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के काठिया गेहूं को भी जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद साथ ही साथ महाराष्ट्र के मिराज तान को भी जीआई टैग दिया गया है, जिसे तमूरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहां पर खोजा गया है, तो मैक्सिको में खोजा गया है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि 1380 फीट गहरा है ये ब्लू होल जो कि मैक्सिको देश में खोजा गया है। कि युकाटन प्रायद्वीप के चेतुमल खाड़ी में स्थित मैक्सिको के तामजा ब्लू होल को पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में खोजा गया है। और इसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल, ठीक है, जो कि समुद्र तल से 1380 फीट यानी कि 420 मीटर की गहराई है।
और इसको सही ढंग से नहीं खोजा गया। ये इतना गहरा है कि इसको मतलब खोजा गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने खोजा है तो वहां पे ये पाया गया है, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं खोजा गया है, लेकिन खोजा गया है। ये इतना गहरा है कि इसका पता लगाया गया है, लेकिन हल्का पता लगाया गया है। मैक्सिको की बात है तो राजधानी आप लोग याद रखना मैक्सिको सिटी है, और मैक्सिकन पेसो यहाँ पे मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति की बात करें, एक तो नाम बहुत बड़ा है इसका, तो कैसे याद करेंगे, तो एक शब्द कोई आप लोग जहन में रख लेना, एंड्रेस करके, ठीक है। तो एंड्रेस से आपको याद रहेगा कि मैक्सिको के ये क्या है, राष्ट्रपति हैं। या लोपेज आप इसे याद कर सकते हैं, मैनुअल याद कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इतना बड़ा नाम है आप, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किसने पुरुष AFC अंडर 23 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। और किसे हराकर, तो उज्बेकिस्तान को हराकर। ये दूसरी बार है जो कि पुरुष AFC अंडर 23 एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। ये दूसरी बार है जापान जीत रहा है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जापान हैज वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। और पहली बार ये 2016 में इस टूर्नामेंट को जापान ने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि इस साल का छठा संस्करण है। और 15 अप्रैल से 3 मई तक इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कतर में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी जीत के साथ जो कि जापान ने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उज्बेकिस्तान टीम ने रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। और इसके बाद एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि 2024 में प्रमुख विजेता रहे, जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स 2024 की बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और मियामी ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एप्टिन की जोड़ी ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब कार्लोस सैंज ने जीता है। और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और पहली बार प्रो कबड्डी लीग पुनेरी पल्टन ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। और महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि क्विक रिवीजन के तौर पर आपको एक नजर याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की पोजीशन क्या है, तो 159वें पोजीशन है, यानी कि 159वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत। तो इसका हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो देख पा रहे होंगे कि इंडिया की जो रैंक है वो 159 में है। और कितने देशों में है ये, तो 180 देशों के साथ 159वें स्थान पर भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। और दूसरा भी इमेज आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया रैंक 159 अमॉन्ग 180 कंट्री देशों के साथ भारत की 159वीं रैंक है, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। और इसके बाद टॉप की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्वे है यहाँ पे, ठीक है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है। और 2023 में 161वें स्थान पर था भारत, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है, पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। और इसके बाद कुछ रैंक जारी की गई है 2024 में, जो कि भारत की स्थिति क्या रही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। और मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वो 124वीं रैंक है। और DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 में पर है भारत। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अगर हम लोग बात करें तो 126वें स्थान पर है भारत। और टॉप की बात करें तो फिनलैंड है यहाँ पे। और इसके बाद अगला है कि हरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है। और 67 यूनिकॉर्न देशों के साथ भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है। और टॉप की अगर हम लोग बात करें तो USA है। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो वो 10वीं रैंक है। जो साइबर क्राइम होते हैं तो उसमें जो भारत की स्थिति है वो 10वीं है। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि किसे यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है, तो फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है, तो फिलिस्तीनी और इजराइल के मध्य जो युद्ध हुए हैं, जो विवाद हुए हैं, तो वो विवादों को न्यूज़ यानी कि लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है, तो फिलिस्तीनी पत्रकारों ने ये कारनामा किया है। तो इनके लिए ये अवार्ड इनको ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और आप इमेज भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी कि गाजा में संकट को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे होंगे कि इंटरनेशनल लेपर्ड डे जो कि 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं।
ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो 3 मई को मनाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है, और जो 23 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ किर्गिस्तान देश ने क्या किया है कि हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में हुआ है, 2024 में ही किया है। ठीक है, जो हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है तो पेंथारा अंसिया करके है, और हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों के नाम है जहां जहां हिम तेंदुआ पाए जाते हैं, यानी कि अफगानिस्तान में पाया जाता है, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है भारत में, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक के दौरान भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 718 हिम तेंदुओं की संख्या बताई गई है। और इसके बाद अगला है कि भारत के लद्दाख क्षेत्र में हिम तेंदुओं की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक एंथम क्या है, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक थीम किया है जिसका नाम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। और इसका जो आयोजन किया जाएगा T20 विश्व कप 2024 में तो 1 जून से 29 जून तक किया जाएगा। और इसकी जो सह मेजबानी करने वाले देश हैं वो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की जाएगी, और पहली बार इसमें 20 टीम हिस्सा लेंगी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो करीना कपूर को, तो इसका हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप कैटरीना कैफ जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, यानी कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया गया। यानी कि जिस गांव में बाल विवाह होगा तो उस गांव के जो मुखिया होंगे या प्रधान होंगे तो उसको ये जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि बाल विवाह होने से, तो ये हाई कोर्ट ने जारी किया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने, तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो देख पा रहे कि एक अहम निर्णय जो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2022-23 में भारत में जो सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं वो बिहार राज्य में रोके गए हैं, और शीर्ष 4 राज्य जहां बाल विवाह रोके गए हैं, यानी कि बिहार में 31% बाल विवाह जो कि प्रचलन था जो कि रोका गया है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड राज्यों में रोके गए हैं। ठीक है, और भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अब लड़कियों के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 18 वर्ष होगी, और लड़कों के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब राजस्थान की बात है तो देखो यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान यहाँ पे आप मैप में भी देख पा रहे होंगे कि राजस्थान ये रहा। ठीक है, ये रहा राजस्थान, तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है, और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है, और यूपी के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और गुजरात के साथ ये सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ कि जोस राल मोलिनो ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो पनामा देश के राष्ट्रपति का चुनाव जोस राल मोलिनो ने जीता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं जोस राल मोलिनी, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव पनामा देश में इन्होंने जीता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पनामा गणराज्य की, तो राजधानी पनामा सिटी है, बालबोआ यहाँ पे मुद्रा चलती है, और इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो लॉरेंटिनो जो कि राष्ट्रपति थे। अब इनकी जगह जोस राउल मोलिनो को अपॉइंट कर दिया गया है। और पनामा नहर की अगर हम लोग बात करें तो देखो मध्य अमेरिका में स्थित है, और पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा 2023-24 का खिताब जीता है, तो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। और किसे हराकर, तो कैडिज फुटबॉल क्लब को हराकर ये 36वां ला लीगा 2023-24 का खिताब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 सीजन का खिताब जो कि अपने नाम किया है। और ला लीगा प्रतियोगिता की अगर हम लोग बात करें तो ये 10 टीमों के साथ 1929 में इसको शुरू किया गया था, और ला लीगा में सबसे सफल टीम जो रही है वो रियल मैड्रिड
टीम रही है, क्योंकि इसने 36 बार ये ला लीगा प्रतियोगिता जो कि अपने नाम किया है जीतकर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने थॉमस और ओबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो चाइना ने जीता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे कि ये देखो, पुरुषों और महिलाओं में थॉमस और ओबेर कप का खिताब चाइना ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया की पुरुष टीम को 3-1 से हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप 2024 का 33वां संस्करण था जो कि जीता है। ये थॉमस का 33वां संस्करण था जो कि चाइना ने अपने नाम किया है। और इसके बाद यह चीन का 11वां थॉमस कप था जो कि अपने नाम किया है। अब महिलाओं में अगर बात करें तो ओबेर कप 2024 का 30वां संस्करण जो कि चीन की महिला टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर ये ओबेर कप अपने नाम किया है। हम लोग बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो चीन के चेंगदू शहर में इसका आयोजन किया गया था और 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और थॉमस और ओबेर कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि थॉमस कप और ओबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है, ये भी आपको याद रखना। जो ओबेर कप है वो महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, जो थॉमस कप है वो पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो आपको ये याद रखना है एक नजर। ठीक है। और इसका आयोजन विश्व बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब थॉमस कप की अगर हम लोग बात करें तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी कि थॉमस कप को विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। और आज तक केवल 6 देशों ने थॉमस कप को जीता है, यानी कि इंडोनेशिया की बात करें तो 15 बार जीता है, और चाइना ने 11 बार जीता है, और मलेशिया ने 5 बार जीता है, जापान ने 1 बार जीता है, और भारत ने 1 बार जीता, यानी कि 2022 में भारत ने जीता था। उसके बाद हम लोग ओबेर कप की बात करें तो देखो ये भी फुटबॉल से ही संबंधित है, लेकिन ये महिलाओं के बैडमिंटन के फुटबॉल से संबंधित है और ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, ये ओबेर कप हो या थॉमस कप हो। और भारतीय महिला टीम ने अभी तक एक भी बार ओबेर कप को नहीं जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। अब बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात, तो अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लॉर्सन यहाँ के अध्यक्ष हैं और मलेशिया के कुआलालंपुर में जो कि इसका मुख्यालय है, और 1934 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय दाई दिवस या इंटरनेशनल मिडवाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ डे जो कि 5 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों दाइयों के योगदान को पहचानने और स्वीकार करने के लिए हर साल 5 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी आप लोग थीम भी याद रखना, मिडवाइफ वाइटल क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये इसकी 2024 की थीम है, तो थीम भी आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो कि 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि संक्रामक रोगों की एक श्रृंखला को रोकने के लिए सही समय पर हाथ की स्वच्छता के बारे में ज्ञान और सीखने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश सिंह को। तो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि पेटीएम मनी लिमिटेड के राकेश सिंह को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2023-24 इंडियन सुपर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई सिटी एएफसी टीम ने जीता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोहन बगान सुपर जायंट को हराकर मुंबई सिटी एएफसी ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जो कि अपने नाम किया है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे यानी कि मुंबई सिटी एएफसी फुटबॉल क्लब ने 2023-24 इंडियन सुपर लीग फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को 3-1 गोल से हराकर ये जीत है जो कि अपने नाम किया है, और ये दूसरी बार है जो कि ये खिताब अपने नाम किया है।
ठीक है। इसका जो आयोजन किया गया था तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय टंगन स्टेडियम में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और भारत में इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत की गई थी वो 2014 में शुरुआत की गई थी और ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल 2024 का खिताब जीता है? तो एगा स्विएटेक और एंड्रे रुबलेव ने जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एगा स्विएटेक और एंड्रे रुबलेव ने 2024 का मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। पोलैंड की एगा स्विएटेक जी हैं जो कि फाइनल में बेलारूस की आरेना सबालेंका को हराकर अपना पहला मैड्रिड ओपन टेनिस महिला युगल का खिताब जीता है। और इसके बाद रूस के एंड्रे रुबलेव की बात करें तो कनाडा के फिलिक्स ऑगर आलिया सीमे को हराकर एटीपी मैड्रिड ओपन मास्टर 1000 का टेनिस पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एगा स्विएटेक की जो कि पोलैंड की ये टेनिस नंबर 1 खिलाड़ी हैं और इनका ये पहला मैड्रिड ओपन का खिताब था। और जबकि एंड्रे रुबलेव जो कि ये रूस के प्लेयर हैं इनका ये दूसरा मैड्रिड ओपन का खिताब था। तो आपको याद रखना है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन 22 अप्रैल से 5 मई तक किया गया था और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि पहलवान बजरंग पुनिया डोप टेस्ट ना देने के कारण इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि नाडा ने बजरंग पुनिया को डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने के लिए कहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना सैंपल देने से मना कर दिया, जो कि नाडा ने इसे निलंबित कर दिया। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए झटका है, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आयोजन किया जाएगा उसमें ये भाग नहीं लेंगे। तो आपको ये याद रखना है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा एक रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में जो सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले पाए गए हैं वो भारत में पाए गए हैं। तो जितने भी एथलीट हैं, जितने भी प्लेयर हैं स्पोर्ट में, तो सबका चेकअप किया जा रहा है कि कहीं वो नशीली दवाओं का प्रयोग तो नहीं करता है कि उसके जरिए वो और अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो नाडा ने सब प्लेयर्स पर ये डोपिंग टेस्ट करने का ऐलान किया है कि सबका चेकअप किया जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग नाडा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 2005 में से एस्टेब्लिश किया गया था। और हेड क्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में है। और हेड यहाँ के आशीष भार्गव हैं, ठीक है। अब ये डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसा कोई एथलीट होता है या प्लेयर होता है तो अपना 100% अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उन दवाओं को ये यूज करता है, तो उसके जरिए वो और अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जो कि नाडा ने ये प्रतिबंध लगा दिया है। और सबसे ज्यादा अपने देश में डोपिंग के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और वाडा की बात करें, एक तो नाडा एक वाडा, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसको 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। और कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और वीटोल्ड बैककॉक जो कि चेयरमैन है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है खेल में एथलीटों द्वारा प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं यानी कि डोप के उपयोग के खिलाफ लड़ना। नहीं जैसे कोई एथलीट होता है कि इंजेक्शन लगा लेता है डोपिंग वाला, तो और अच्छा सा वो अपना परफॉर्मेंस करता है। तो ये सब जांच के लिए ये सब एजेंसियां हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बजरंग पुनिया ने भी किया है, तो अपना सैंपल देने से मना कर दिया है। तो जैसे इनको क्या है, तो जिससे इनको क्या किया है कि इनको सस्पेंड कर दिया है नाडा ने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। और ये अपने कैरियर का पहला मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब है जो कि इन्होंने अपने नाम किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि लैंडो नॉरिस हैं जो कि इन्होंने पहली बार फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने कैरियर में पहली बार जो कि जीता है। कि विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज में भी आप देख पा रहे यानी कि इंडो यूरोपीय परिवार की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक पुर्तगाल भाषा और मानव सभ्यता के संरक्षण और प्रसार में इसकी भूमिका और योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस जो कि दुनिया भर में 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ अन्य इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखना है रिवीजन के तौर पर। यानी कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस की बात करें तो यहाँ पे 27 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस
29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 मई की बात करें तो अफ्रीकी विश्व विरासत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व कार्टूनिस्ट दिवस जो कि 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है एक नजर, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ जो है वो 7 मई 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि सीमा सड़क संगठन जो कि 7 मई को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। और महानिदेशक की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो कि महानिदेशक हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा सड़क संगठन। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ बनेगा कि विश्व अस्थमा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 7 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है इस बार। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मई के जो पहला मंगलवार आता है, ये उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो कि इस साल 7 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, रोगियों को शिक्षित करना और सांस संबंधी इस बीमारी से बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना। तो ये है जो कि इस साल 7 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हर साल मई के पहले मंगलवार को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और 1998 में इस दिन की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वीजा ने किसने भारत के कंट्री मैनेजर के रूप में अपॉइंट किया है? तो सुजय रैना को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप फाइनली फोटो भी देख पा रहेंगे कि वीजा ने सुजय रैना को इंडिया कंट्री मैनेजर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अब 2024 में प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, तो वो भी हम लोग एक नजर क्विक रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। यानी कि भारतीय निर्यात संगठन संघ का नया अध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का जो नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है वो मरियम मेनन मैथ्यू को अपॉइंट किया गया है। और आयरलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में साइमन हैरिस को अपॉइंट किया गया है। और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे साइमन हैरिस को आयरलैंड देश का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। अगला है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष के रूप में गोविंद ढोलकिया को अपॉइंट किया गया है। और यूपीएससी के डायरेक्टर के रूप में हंसा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में लुइस मोंटेनेग्रो जो कि इनको अपॉइंट किया गया है। और सेनेगल देश के राष्ट्रपति के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो बसीरो डियोमाय फे को अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा अगला कि किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर का पुरस्कार जीता है? तो भावी मेहता ने जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये है भावी मेहता जी। और ये जो आपको इमेज में पेज दिख रहा होगा, इस पेज के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। और ये जो कवर है इस पुस्तक का नाम क्या है? द बुक ब्यूटीफुल। इस पुस्तक का जो पहला पेज है उसके लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी मैं आगे किसी अवार्ड का क्वेश्चंस होगा तो ये क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा, तो आपको याद रहेगा और नजर में भी बना रहेगा। यानी कि ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर ने भावी मेहता को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज के 9वें संस्करण के विजेता के रूप में इनको ये सम्मानित किया गया है। और इन्हें द बुक ब्यूटीफुल की कवर डिजाइन का जो पहला पेज है उसको डिजाइन किया था, तो उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और बाद 2024 में प्रमुख पुरस्कार भी दिया गया है। यानी कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो, ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को दिया गया है। और गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। और उसके बाद अगला है कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो मीना चारंदा को दिया गया है। और 15वां
CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, और मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार एलेक्सी और यूलिया को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को दिया गया है। इसके बाद अगला है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पावू लुरी सुब्बा राव को दिया गया है, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मोहम्मद सलीम को दिया गया है। ये 2024 में इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि आपको याद रखना है क्विक रिवीजन के तौर पर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने दुनिया की पहली AI स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है, तो ये यूक्रेन ने ऐसा कारनामा किया है। ये दुनिया की पहली AI जनरेटेड नाम से विक्टोरिया सी को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से AI जनरेटर स्पोक्स पर्सन है जो कि यूक्रेन देश ने दुनिया की पहली AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया सी नाम से लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे गुरुग्राम प्रशासन ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो यजुवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने यजुवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों लोकप्रिय गायक MD देसी, रॉक स्टार और नवीन पुनिया को भी ब्रांड एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने अपने 100 रुपए के नोट पर विवादित नक्शा जारी किया है, तो नेपाल ने जारी किया है। अभी हाल ही में नेपाल ने 100 रुपए के नोट पर एक विवादित नक्शा जारी किया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि नेपाल ने भारत की 3 क्षेत्रों का नक्शा जारी किया है जो कि विवादित है। अब ऐसा विवादित है कि अब देखो नेपाल ने अपना 100 रुपए का नोट जारी किया है जिसमें भारत के 3 कब्जे वाले क्षेत्र हैं, उसमें ये फोटो अपने नोट में छापा है, यानी कि उत्तराखंड के लेपू लेक का चित्र और लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को शामिल किया है, तो इनका डिजाइन अपने 100 रुपए नोट पर जारी किया है जो कि ये विवादित है। अब विवादित ऐसा है कि कभी नेपाल कहता है कि हमारा इलाका है और कभी चीन कहता है कि ये जो 3 इलाके ये हमारे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी पूरी तरीके से ये भारत का ही इलाका है। तो ये विवादित एरिया को नेपाल ने अपने 100 रुपए नोट में ये 3 क्षेत्रों को जारी किया है, तो ये आपको याद रखना है। काफी ज्यादा चर्चित प्रश्न है कि किस देश की संसद ने जॉन स्वाइनी को अपना पहला मंत्री चुना है, तो स्कॉटलैंड देश की संसद ने जॉन स्वाइनी को अपना पहला मंत्री चुना है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे जॉन स्वाइनी को, जो कि स्कॉटलैंड पार्लियामेंट का न्यू फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, यानी कि स्कॉटलैंड संसद ने जॉन रामसे स्वाइनी को स्कॉटलैंड के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में इनको चुना है। और ये किनका स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये हामजा हारून यूसुफ का स्थान ग्रहण करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और स्कॉटलैंड देश की बात है तो राजधानी एडिनबर्ग है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे मुद्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 2024 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग एक नज़र क्विक रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में अपॉइंट किए गई हैं, तो मरियम नवाज को अपॉइंट किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। और तुवालू द्वीप देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में फिलेटी टेओ को अपॉइंट किया गया है। और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के सिख मंत्री के रूप में रमेश सिंह अरोड़ा को अपॉइंट किया गया है। और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को अपॉइंट किया गया है। और रूस में भारत के अगले राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में विनय कुमार को अपॉइंट किया गया है। और उसके बाद कांगो देश की प्रधानमंत्री महिला के रूप में जूडिथ सुमनुआ तुलुका को अपॉइंट किया गया है। और मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फतेह अल सीसी को अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि आपको याद रखना एक नज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन कहां पर शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है पंजाब में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 का जो आयोजन किया है, तो वो पंजाब में इसका आयोजन शुरू किया है, तो ये चीज आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, तो रूस के, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइनली फोटो भी देख पा रहे होंगे
कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि 6 वर्ष के लिए ये फिर से राष्ट्रपति के रूप में रूस के अपॉइंट किए गए हैं। और रूस की बात है तो मॉस्को जो कि यहाँ की राजधानी है, रूबल यहाँ पे मुद्रा चलती है। कि प्रधानमंत्री की बात करें तो मिखाइल मिशुस्टिन जो कि प्रधानमंत्री हैं, और व्लादिमीर पुतिन जी को फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से आता है। इसकी 2024 की थीम है। जीन हेनरी ड्विनेंट की जयंती पर यह हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। और 1991 में शांति के लिए इनको पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? 1901 में तो जीन हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी। अगला है कि किसने पहला स्नूकर विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, किरण विल्सन ने जीता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, यानी कि किरण विल्सन ने स्नूकर विश्व चैंपियनशिप में फाइनल में जैक जोन्स को 18-14 से हराकर ये पहली बार है जो कि विश्व खिताब अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारत का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो स्कॉट फ्लेमिंग को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि अमेरिकी स्कॉट फ्लेमिंग भारत का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा कि हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है चांगी 6। तो ये एक मिशन है जो कि चीन ने इसको लॉन्च किया है। अब चीन ने इस वजह से लॉन्च किया है, चंद्रमा पर ये भेजा जाएगा और वहाँ की जो उपयोगी चीज़ें होंगी जैसे मिट्टी वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो एकत्रित करके वो वापस लेकर आएगा। तो ये चीन ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है। इमेज भी देख पा रहे होंगे कि भालू की तरह दिखने वाली ये प्रजाति को खोजा गया है जिसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया और इसके 8 पैर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 8 पैर वाली है और ये कहाँ पर खोजा गया है? तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट पर टार्डिग्रेड की नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? बैटालिप्स चंद्रयानी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पे चंद्रयान 3 का जिक्र किया गया है। तो चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसे लॉन्च कब किया गया था? देखो तो 14 जुलाई 2023 को इसरो ने इसे लॉन्च किया था और जब ये लॉन्च हो गया वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया, सफल हो गया। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया था और जब वहाँ पर ये लैंडिंग हुआ था तो शिव शक्ति नाम दिया गया था इसे। और साउथ पोल पर जाने वाला पहला भारत देश बन गया है। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा पर पहुँचने वाला अगर बात करें तो भारत तो चौथा देश बन गया। इसके बाद अमेरिका, रूस, चीन ये बन गए हैं, ठीक है। कि भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल हैं जो कि हासिल किया है? तो 43 यानी कि 43 मेडल हैं जो कि भारतीय मुक्केबाजी टीम ने एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में 43 मेडल जो कि हासिल किया है। और यहाँ पे फाइनली आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इसका जो आयोजन किया गया था वो कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था जिसमें भारतीय मुक्केबाजी टीम ने 43 मेडल एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में 43 मेडल जो कि अपने नाम किया है। यानी कि 43 मेडल में 12 स्वर्ण पदक और 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक जीतकर ये अपने नाम किया है 43 मेडल। अब बात करें कि देखो यहाँ पे कि क्या है कि कजाकिस्तान ने 48 मेडल यहाँ पे हासिल करके जो कि पहला स्थान हासिल कर लिया है और भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा जानकारी है। अगला चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारतीय सेना ने
किस देश की सेना के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन शुरू कर रहा है? तो फ्रांस है, जो कि भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के साथ मिलकर यह शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे कि इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो मेघालय में शुरू किया जाएगा। और कब शुरू किया जाएगा? यानी कि 13 मई से लेकर 26 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कि भारत और फ्रांस के बीच है, जो कि शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और इसका आयोजन की बात करें तो इसका संस्करण 7वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत और फ्रांस के बीच एक और अभ्यास का आयोजन किया जाता है, वरुण और गरुण। ये सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजन किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूं कि जितने भी 2024 में भारत किन किन देशों के साथ प्रमुख अभ्यास आयोजित करता है, एक नजर क्विक रिवीजन के तौर पर याद करने की कोशिश करेंगे। यानी कि बात करें देखो यहाँ पे डिजर्ट की, तो डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित किया जाता है। और सहयोग काइजन जो कि भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। और नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम अयोध्या, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अयोध्या नामक अभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? तो थाईलैंड के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। और एक युद्ध अभ्यास खंजर, ये किर्गिस्तान के साथ आयोजित करता है। और संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि साइक्लोन, ये मिस्र देश के साथ आयोजित करता है भारत। और इसके बाद डेजर्ट नाइट की बात करें तो देखो ये एक हवाई अभ्यास है जो कि इसमें भारत फ्रांस के साथ और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आयोजित करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया जाता है। तो इसका नाम त्रिपक्षीय दोस्ती रख दिया गया, ठीक है। और धर्म गार्जियन अभ्यास की बात करें तो ये एक युद्ध अभ्यास है। तो ये भारत और जापान के साथ आयोजित होता है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि आपको एक नजर क्विक रिवीजन के तौर पर याद करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस तो सेव है जो कि आता ही आता है एग्जाम में। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बनेगा कि भारतीय वायुसेना ने किस राज्य के जंगलों की आग से निपटने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को किस तरीके से शुरू किया है? तो आप फोटो में भी देख पा रहे कि ये बकेट है, एक तरीके से जितने भी वहां पे आस पड़ोस के क्षेत्रों में झील है, तालाब है, नदियां हैं, तो वहां से ये पानी भरा जाता है। और पानी के जरिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पानी के जरिए ये देखो जहां जहां आग लगी वहां वहां इस बकेट के जरिए छिड़काव किया जा रहा, ठीक है, ताकि आग बुझ जाए। तो इस वजह से भारतीय वायुसेना ने क्या किया है कि बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को शुरू किया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आपको याद रखना। अब जितने भी ऑपरेशन भारत ने शुरू किया है वो हम लोग एक नजर क्विक रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप दूसरा इमेज भी देख पा रहे होंगे कि ये एक बकेट है, ठीक है, इसके जरिए यहां से पानी भरा जाएगा, ठीक है। और आग लगा है तो देखो ये हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पे छिड़काव किया जा रहा है इस तरीके से। तो ये बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। और कहां पर शुरू किया गया है? तो देखो यहाँ पे नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग गई, उसके जरिए आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। और उसके जरिए बॉम्बी बकेट का इस्तेमाल करके इस आग को बुझाया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में एक अभियान भी शुरू किया, एक स्कीम भी लॉन्च किया है जिसका नाम पिरुल लाओ और पैसे पाओ, ये अभियान है जो कि शुरू किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस अभियान को देखो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला में शुरू किया गया, जो कि हम लोग ने क्या किया था, जो कि हम लोगों ने कल की डेली करंट अफेयर्स की क्लास में इस अभियान को डिटेल में पढ़ा था। तो ये आपको याद रखना है। अब भारत के द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ऑपरेशन है जो कि हम लोग को एक नजर याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन से जुड़े एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि बात करें ऑपरेशन इंद्रावती, ये किसके लिए शुरू किया गया था, इसका मकसद क्या था? तो भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में फंसे लोगों को सुरक्षित लाने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। जब इजराइल और यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था तब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था, जो कि वहां पे जितने भी भारतीय नागरिक थे उनको वहां से लाया जा सके। तो इसका मकसद ये था इस ऑपरेशन का। और ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो भारत सरकार ने सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। और ऑपरेशन अजय की बात करें तो इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑपरेशन गंगा, तो ये यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए शुरू किया गया था। और इजराइल
और यूक्रेन के बीच जब युद्ध हुआ था, जब विवाद हुआ था, तब इजराइल में ऑपरेशन अजय चलाया गया था और यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑपरेशन अजय पूछा जा चुका है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऑपरेशन दोस्ती की बात करें कि तुर्की सीरिया भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था। तो जितने भी ऑपरेशन है भारत के द्वारा शुरू किए गए, तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की बात है तो देखो यहाँ पे इसको स्थापित 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका। और सीडीएस की बात करें तो जनरल अनिल चौहान जो कि सीडीएस हैं, और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी की बात करें तो वायुसेना के प्रमुख हैं, ये भी आपको याद रखना। और वायुसेना दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 8 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और पहले वायुसेना के प्रमुख कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा जानकारी है रिवीजन के तौर पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कि ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है, तो पवन सिंधु को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि पवन सिंधी हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से इनको सम्मानित किया गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद 2024 में जितने भी अवार्ड हुए हैं सारे अवार्ड को हम लोग एक नजर क्योंकि रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अब कोई क्वेश्चन अवार्ड से आया तो वो क्वेश्चंस तो पता है कि ट्रेंडिंग में चला, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी अवार्ड होते हैं अगर वो एक नजर अगर आप रिवीजन करते हैं एक नजर, तो आपको याद रहता है, जहन में बना रहता कि हाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने अवार्ड थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो पहला अवार्ड की बात करें यहाँ पे तो देखो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, हाल ही में इसको ये दिया गया है। और लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है। और महिला में बात करें तो ऐताना बोनमती को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हॉकी इंडिया 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में ये पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटो को दिया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो प्रदीप महाजन को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना। और प्रितजर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, तो रिकिन यामा मोटो को दिया गया है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसके बाद अगला है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार ये रतन टाटा को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि अंतरराष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे। फाइनली ये रहे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे और हम लोग संडे टू संडे यानी कि संडे टू संडे हम लोग पूरे सप्ताह का कंप्लीट रिवीजन हम लोग हर संडे को किया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।